तो चिराग पासवान इसलिए कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि अगर गलती से क्रीमी लेयर लागू हो गया तो सबसे पहले तलवार उन पे और उनके परिवार पे चलेगी, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, वो जो कि कंप्लीटली पॉलिटिकल है। जीतन राम मांझी जी ने साक्षरता का एक जो प्रश्न उठाया है वो बड़ा अच्छा उठाया है, लेकिन अगर ये समर्थन इस कोटे में कोटा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही तथ्यपूर्ण नहीं है। वो कि आप उसको आरक्षण दे करके भी वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आप जाइए गांव देहात में, आज 2 वक्त की रोटी के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ऐसा ये सिर्फ बना के कहा जाता है कि पासवान आगे है, रविदास आगे है, तो नट पीछे है, तो ये पीछे है, वो पीछे। सब लोगों की स्थिति वैसे ही है, गरीबी ने सबको मार रखा है। तो एक डिप्टी कमिश्नर थी, उनके ऑफिस में घुस कर उनके साथ गाली गलौज किया गया, उन्हें SC/ST एक्ट इन्वोक कराना पड़ा। गोविंद जी हमारे पुष्कर में जाते हैं, वहाँ उन्हें प्रवेश का अनुमति नहीं दिया जाता है। तो राष्ट्रपति से बढ़ के कौन है? दोनों अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, और इसके खिलाफ में आज पूरे देश का दलित संगठन एक हो गया है और पूरा देश 21 अगस्त को इसके खिलाफ भारत बंद करेगा। SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत के साथ जो फैसला सुनाया, जिसके बाद इस देश में आरक्षण पर बहस एक बार फिर से छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब राज्य सरकार कोटे के अंदर कोटे को लागू कर सकती है, अपने तौर तरीके से नीति बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, उस पर वो काम कर सकती है। बात दलित महादलित नेताओं की कर ली जाए तो कोई विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन कर रहा है। कंफ्यूजन की स्थिति आम जनों के लिए बना हुआ है। लोग यह तय नहीं कर पा रहे कि जो फैसला है वो हित में है या फिर अहित में है। मेरे साथ कांग्रेस सेवा दल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदित्य पासवान जी, दलित समाज से आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सबसे पहले सवाल कि आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि ये जो ऑब्जर्वेशन क्रीमी लेयर का और कोटे में कोटे का जो ऑर्डर आया है, ये दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल एंड सोशल जस्टिस। ये नहीं आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे इसको तय किया है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं भी नहीं है। तो ये एक कन्फ्यूजन भरा जो जजमेंट आया है, जो जिसमें खुद ही एक विरोधाभास है। अगर आपको कोटे में कोटा में रिजर्वेशन लाना है या क्रीमी लेयर की बात करते हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय हैं, तो ये एम्पेरिकल डेटा इस पे होना चाहिए था। बिना किसी डेटा के आधार पे आप कैसे तय करेंगे कि कोटे में कोटा का आरक्षण हो या फिर क्रीमी लेयर का तय हो? अगर आप सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई आदमी अगर IAS IPS बन गया, या अगर विधायक बन गया, सांसद बन गया, या मुख्यमंत्री बन गया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बन गया, तो वो प्रताड़ना से, शोषण से बाहर आ गया और सोशल स्टिग्मा, उसका सोशल स्टेटस जो है वो बदल गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मैं आपको दे सकता हूँ जिससे ये मालूम चलेगा कि उसका सोशल स्टेटस जो है वो आज भी उसकी जाति तक सीमित है। चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो रविदास हो, चाहे वो जाटव हो, या कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति का हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप मैडम मुर्मू का देखिए, मंदिर में जाती हैं तो उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है, ये कह करके ये समय नहीं है, समय का हवाला दे करके। राष्ट्रपति कोविंद जी हमारे पुष्कर में जाते हैं, वहाँ उन्हें प्रवेश का अनुमति नहीं दिया जाता है। तो राष्ट्रपति से बढ़ के कौन है? दोनों अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी जी का उदाहरण है, जो मंदिर में गए तो मंदिर को धुलवाया गया। बाबू जगजीवन राम जब देश के उप प्रधानमंत्री थे तो बनारस में उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया था, जिसके बाद मूर्ति को धुलवाया गया था। अभी 2022 की बात है कि एक दलित लड़का IPS था राजस्थान में, वहाँ पे बारात में घोड़ी पे जाता है तो उसे उसमें रोक दिया जाता है। तो ये उनके सोशल स्टेटस को दिखा रहा है कि आज भी लोगों के मन में ये बात है कि आप उक्त जाति से हैं, और आपका जो प्रयास था, ये सरकारों का प्रयास रहा है, बाबा साहब का जो आरक्षण दिया हुआ है, उस हिसाब से आप उससे बाहर निकले। लेकिन आज वो समाज में वो इज्जत, वो स्थान नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा में एक डिप्टी कमिश्नर थी, उनके ऑफिस में घुस कर उनके साथ गाली गलौज किया गया, उन्हें SC/ST एक्ट इन्वोक कराना पड़ा, और हरियाणा के जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन थे, आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद जिन्होंने ये गाली गलौज किया उसकी गिरफ्तारी हुई। तो सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टेटस आज भी वही है। तो कहाँ हम उससे निकले ही नहीं हैं। तो इसमें रिव्यू या किसी तरह की समीक्षा या कोटे में कोटा का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। ये तब होता कि जब अगली पंक्ति में हमारे बहुत तरह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, लड़के जो है वहाँ पहुँच पाते या पहुँच गए होते, तब इसकी बात करती तो हमें समझ में आता है। तो अभी तो ये एक प्रोसेस अभी स्टार्ट ही हुआ है, और इस पर इतना बड़ा विवाद पहले से आरक्षण पे चल रहा है, और पॉलिटिकली बहुत, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसका कहना और करना में बहुत अंतर रहता है, और वो आरक्षण के खिलाफ रहती है। RSS हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रही है, और आज सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, ये कन्फ्यूजन भरा है।
और मुझे लगता है कि अगर न्यायिक सेवाओं में भी अगर आरक्षित लोगों को जगह मिलता तो वर्गीकरण की शुरुआत तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर उस संविधान बेंच में अगर आधे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते तो आज शायद ये नहीं दलित थे, एक दलित थे जब फैसला। मैं कह रहा हूं ना कि अनुपात के हिसाब से अगर 50% उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के होते तब उस पर बाकायदा उस पर ये जो अभी जो फैसला आया ये नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी डिस्कशन का इशू है ये, और ये मुझे नहीं लगता है कि उपयुक्त समय आ पाया है, क्योंकि हम अभी उतने साक्षर हुए नहीं हैं, सोशली उतने मजबूत हुए नहीं हैं। तो आप कोटे में कोटा का तो खैर बात ही प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि से हम 5 शेड्यूल कास्ट में अनुसूचित जाति हैं, 5 कास्ट हैं ABCDE। अगर उसमें 3 कास्ट मजबूत, जो जिस हिसाब से कहा गया कि बहुत सारे लोग बहुत कास्ट इसमें मजबूत हो गई है, अगर ABC मजबूत हैं और D और E अगर मजबूत नहीं होते हैं अगर D और E मजबूत नहीं हैं और उनमें अगर साक्षरता कम है तो अगर 6%, मान लीजिए 20% आरक्षण है, 6% में उसमें अगर उनको डिवाइड किया जाता है और तो अभ्यर्थी उन्हें मिलेंगे ही नहीं। ABC वाले में तो भर जाएगा, लेकिन D और E में उतने अभ्यर्थी मिलेंगे नहीं, तो वो पद खाली रह जाएंगे। और सरकार क्या करेगी कि वो विज्ञापन को फिर से लाएगी, तिबारा लाएगी, और उसके बाद वो जो बचे हुए पद रहेंगे वो सामान्य कोटे में चल जाएंगे। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि आज भी 50% जो SC ST के लिए रिक्तियां हैं, आज भी जो रिक्तियां हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। सवाल मेरे मन में भी ये भी है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला मैं पढ़ रहा था तो उसमें इन बातों का जिक्र था कि भाई बिहार के संदर्भ में ले लिया जाए तो दलित समाज में तकरीबन 20-22 जातियां आती है मेरी जानकारी के अनुसार। मुख्य रूप से जब दलितों की बात आती है तो पासवान का जिक्र होता है, पासी का जिक्र होता है, चौधरी का जिक्र होता है, माझी का जिक्र होता है, रविदास का जिक्र होता है। और ये 3-4 जातियों के बारे में कहा जाता है कि भाई ये राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर ये काफ़ी मजबूत है। आरक्षण का फायदा इन्हीं 3-4 जातियों को मिलता है। बाकी जो 17-18 जातियाँ, चाहे वो डोम हो या फिर बाकी जो कई जातियाँ जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, उनको नहीं मिलता है। तो एक तरह से हकमारी, अभी पासवान समाज से आते हैं, हकमारी जो है यही 3-4 जाति करते हैं। जीतन मांझी का बयान आपने सुना होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये ठीक है, आपने जो कहा वो बहुत कुछ हद तक सही भी है, लेकिन से फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि अगर कोटे में कोटा हो जाता है तो क्या वो उनको हक मिल जाएगा उनका? क्योंकि साक्षरता वहाँ है ही नहीं। तो कोटे का लाभ, आरक्षण का लाभ कब मिलता है? क्योंकि जब आप साक्षर होंगे तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। तो जब आपके पास साक्षरता ही नहीं है तो आप किसी भी नौकरी में पाने के लिए वहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कोटे में कोटा दे करके भी कोई फायदा नहीं है। तो अभी तो जो बचा हुआ सीट रहता है, कम से कम वो अनुसूचित जाति के अंदर कंज्यूम तो होता है, उस वक्त तो बिल्कुल ही खाली रह जाएगा वो। क्रीमी लेयर को हटा दिया जाएगा तो बाकी लोगों को तो फायदा होगा। नहीं, आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कभी नहीं था। आरक्षण का आधार हमेशा छुआछूत से निकलने का है, जो कि आज भी हम देखते हैं कि छुआछूत की प्रथा है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स कुछ बताया, राष्ट्रपति से लेके ऑफिसर तक, आज भी छुआछूत की प्रथा के कारण शोषित उत्पीड़ित हो रहे हैं। तो आरक्षण का आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा। तो क्रीमी लेयर की बात तो आज की स्थिति में तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उससे हम निकले ही नहीं हैं। और जहाँ तक आरक्षण का लाभ लेने की बात है, जो किसी को भी अगर आरक्षण मिलता है, कोटे में कोटा या हो या नहीं हो, वो लाभ तभी मिल पाएगा जब हम साक्षरता को प्राप्त कर लेंगे। अगर साक्षरता ही नहीं है तो कोई, आप सोचिए, आज आप बताएं कि सबसे ज़्यादा देश में जो मेहतर क्लास होता है, सफाई कर्मी जो होते हैं, SC ST हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनमें साक्षरता नहीं है, मजबूरी बस उनको वो नौकरी करना पड़ता है। अगर आप साक्षर रहेंगे तो आप क्लरिकल में जा सकते हैं, उससे ऊपर के नौकरी में जा सकते हैं, उससे ऊपर के नौकरी में जा सकते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे एग्जाम्स दे सकते हैं। लेकिन आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, आपके पास साक्षरता ही नहीं रहेगी, तो आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो आपको रिजर्वेशन का लाभ ही नहीं मिल पाएगा। तो साक्षरता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि वहाँ पे नहीं है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, और रिसर्च इस पर भी है कि आज IITs में और IIMs में या फिर जो मेडिकल में है, उसमें रिजर्व कैटेगरीज के बच्चे चले जाते हैं, लेकिन 2nd ईयर और 3rd ईयर होते होते ड्रॉप आउट होते हैं या निकाल दिया जाता है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि रिजर्वेशन के कारण वहाँ पहुँच जाते हैं, एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन चूंकि वो उस तरह से उनकी पढ़ाई नहीं हुई होती है तो वो कोर्स से कोप अप नहीं कर पाते हैं और उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो सारी चीज़ अंतोगत्वा कोटे में कोटा आरक्षण का समय अभी नहीं आया है। जब तक साक्षरता का हम वो मिशन पूरा नहीं कर लें, हमारा समाज अनुसूचित जाति जनजाति जो है साक्षर नहीं हो जाए, तब तक वो आरक्षण का लाभ पूरा नहीं मिल पाएगा। और अब नहीं मिल पा रहा, यही रीज़न है कि आज भी 50% जो रिक्तियां हैं वो खाली रहती हैं, क्योंकि हम साक्षर नहीं हैं। अब बी कटिंग अक्रॉस दी ऑल कास्ट,
चाहे अनुसूचित जाति में कोई भी कास्ट हो। क्या ऐसा है क्या कि सारे पासवान पढ़ लिख गए, सारे पासवान IAS IPS बन गए? अरे वहाँ भी साक्षरता नहीं है, वहाँ भी बहुत अधिक है स्थिति नहीं। बिल्कुल ये कहने वाली बात है, सिर्फ ये एक मिथ्या बना दिया गया है कि ऐसा बात है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जाइए गांव देहात में, आज 2 वक्त की रोटी के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ऐसा ये सिर्फ बना के कहा जाता है कि पासवान आगे है, रविदास आगे है, तो नट पीछे है, तो ये पीछे है, वो पीछे। सब लोगों की स्थिति वैसे ही है, गरीबी ने सबको मार रखा है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है, और कोई ऐसा कहता है तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण कह रहा है। दिख जाता है, पासवान विधायकों की संख्या देख लीजिए, पासवान अधिकारियों की संख्या देख लीजिए, चौधरी देख लीजिए, आप रविदास देख लीजिए, आपको डोम कहाँ मिलेंगे? डोम बिहार में विधायक हैं, अगर उनको फायदा मिलता तो कम से कम पॉलिटिकली भी फायदा उनको मिल सकता था। मैं ये बिहार की बात ही नहीं हो रही है, ये आरक्षण जो है ये पूरे देश भर के लिए है। आप जाएंगे तो हमारे मेहतर भाइयों का जो दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बड़ी संख्या में वहाँ अफसर हैं उस कास्ट कम्युनिटी से। तो लोगों का अगर आप बिहार को नहीं बोल सकते हैं, बिहार की बात चर्चा क्यों कर रहे हैं आप? जब आरक्षण की बात हो रही है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का जो डिसीजन दिया है वो पूरे देश के लिए दिया है, तो ये पूरे देश का सवाल है। ये एक अंतिम सवाल लेते हैं पॉलिटिकली कि भाई अब कोई पक्ष कोई विपक्ष है। चिराग पासवान ने कहा कि एक बार पुनः विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी उनकी पार्टी कि भाई ये क्रीमी लेयर का आधार हो ही नहीं सकता है। जीतन राम मांझी जो दूसरे सहयोगी दल है NDA के केंद्रीय मंत्रियों कह रहे हैं कि नहीं भाई ये तो दलितों के हित में है, 3-4 जाति ही मजा लेते रहे, मलाई हमेशा खाए हैं, आज उनको दिक्कत हो रही है। तो सीधे तौर पे इल्ज़ाम तो है भाई 3-4 जाति ही सब दिन आरक्षण का फ़ायदा मिला उनको, उन लोगों को नहीं, या बाकी जातियों को नहीं मिला, तो इसलिए वो अब उनके हित में अब उनका उत्थान होगा। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो मैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, मैं ये कहना भी चाह रहा था कि आज देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सांसद हैं वो टोटल 131 सांसद हैं, और 90% लोग इस पे खामोश हैं। तो ये बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि जिस समाज का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं लोकसभा में, उस समाज की बात आप आज नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो समाज जो आपको वहाँ तक पहुँचाया है, तो 131 सांसद जो हैं, अगर वो चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला निरस्त हो, तो सबको एक सुर से इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। खासकर वो लोग जो सरकार में हैं, उन्हें केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि अध्यादेश लाके इसको निरस्त करें। अब रही बात चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी की, तो चिराग पासवान इसलिए कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि अगर गलती से क्रीमी लेयर लागू हो गया तो सबसे पहले तलवार उन पे और उनके परिवार पे चलेगी। सबसे पहला तलवार जो चलेगा वो उन्हीं पर चलेगा, ठीक है? तो वो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, वो जो कि कंप्लीटली पॉलिटिकल है, ठीक है? दूसरा जीतन राम मांझी, तो जीतन राम मांझी जी ने साक्षरता का एक जो प्रश्न उठाया है वो बड़ा अच्छा उठाया है कि साक्षरता नहीं है, लेकिन अगर ये समर्थन इस कोटे में कोटा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही तथ्यपूर्ण नहीं है। वो इसलिए तथ्यपूर्ण नहीं है कि जब पूरे हम अनुसूचित जाति की बात करेंगे और कोटे में कोटा की बात करेंगे, तो फिर मैं उसको रिपीट करूंगा कि आप उसको आरक्षण दे करके भी वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आप किसी न किसी तरीके से आप उस वर्ग को मदद कर रहे हैं कि जो आपको आपके आरक्षण को कमज़ोर करना चाह रहा है, क्योंकि वो रिक्तियां अंतर्गतवा हो करके वो सामान्य की तरफ चली जाएगी। तो जीतन राम मांझी जी हाफ राइट हाफ रॉन्ग हैं, उनको अपना ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए, और इसको निरस्त करने के लिए चूंकि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विशेषकर इस पर बात करनी चाहिए, और इसे खत्म करने के लिए अध्यादेश लाने का पुरजोर समर्थन करना चाहिए। और इसके खिलाफ में आज पूरे देश का दलित संगठन एक हो गया है, और पूरा देश 21 अगस्त को इसके खिलाफ भारत बंद करेगा। और जो भी मैं आपके माध्यम से, इंडिया टॉप के माध्यम से देश के सारे दलितों, सारे संगठनों को कहना चाहूँगा कि जो जिस राज्य में है, जो जिस जिले में है, जो जिस जगह पे है, वहाँ पे अपने जगह को बंद कराने का काम करें, तभी आपका ये जो है ये निरस्त होगा। ये एक बड़ी बात इन्होंने कहा कि भाई 21 अगस्त को देश भर में दलित द्वारा जो है इस फैसले के खिलाफ जो है वो सड़क पर उतरेंगे, लोग भारत बंद करेंगे। कंक्लूजन यही रहा कि भाई साक्षरता पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक कभी भी जो मकसद है आरक्षण देने का, जब जो मकसद रहा है उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आमतौर पे एससी को लेकर कहा जाता है कि 30% के आसपास साक्षरता दर है, लेकिन जब एससी के अंदर आप पूछते हैं तो कई ऐसी जातियाँ जिनका साक्षरता दर जो है 1, 2, 3, 4% भी है, तो ऐसे में वो लाइन में पीछे खड़े रहते हैं, उनको नहीं मिल पाता है। 3-4 जातियों का जिक्र हम बार बार करें कि 3-4 जातियों को बार बार जो है उनको आरक्षण का लाभ मिल जाता है, लेकिन इस फैसले से उन्हें मौका नहीं दिया जा सकता है। 131 सांसदों का जिक्र उन्होंने किया कि दलित समाज से हैं, ऐसे में सबको सुर में सुर मिलाकर आवाज़ उठानी चाहिए और केंद्र सरकार पर दबाव बनानी चाहिए कि अध्यादेश लाइए और अध्यादेश के जरिए इसे निरस्त
किया जाए। बहरहाल आपकी क्या राय है इस फैसले को लेकर? आप कितना सोचते हैं, कितना जानते हैं, क्या पक्ष में है या फिर विरोध में है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।